नमस्कार, डीजे न्यूज के खास कार्यक्रम सेहत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आजकल चिकित्सा विज्ञान में यानी कि मेडिकल साइंस में फिजियोथेरेपी का महत्व बहुत लगातार बढ़ता जा रहा है। किसी भी बीमारी के बाद पोस्ट केयर जिसको हम कहते हैं, ऑपरेशन के बाद या बीमारी के बाद जो हम जिसको हम सुधार की प्रक्रिया कहते हैं, उसमें फिजियोथेरेपी ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। बहुत शुरुआती दौर में फिजियोथेरेपी मानव जनित हुआ करती थी, जिसमें छोटे मोटे उपाय हुआ करते थे, जैसे मसाज कर दी जाती थी, छोटी मोटी एक्सरसाइज मशीन पर करवा दी जाती थी, गर्म या ठंडा सिकाई कर दी जाती थी। लेकिन अब फिजियोथेरेपी ने नए आयाम स्थापित कर लिए हैं। आधुनिकतम मशीनें आ गई हैं, एडवांस तकनीक आ गई है और अब फिजियोथेरेपी को एक संपूर्ण चिकित्सा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। कभी फिजियोथेरेपी सहायक चिकित्सा प्रणाली थी, लेकिन धीरे धीरे फिजियोथेरेपी के बढ़ते महत्व के बाद अब इसको संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान या संपूर्ण चिकित्सा थेरेपी के रूप में मान्यता मिल चुकी है। खासतौर पर ऑपरेशंस के बाद, खासतौर पर जब स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो मानसिक रूप से बाधित बच्चे होते हैं, खासतौर पर न्यूरो अटैक्स आने के बाद, ब्रेन हेमरेज होने के बाद या क्लॉट जम जाने के बाद जिस तरह की न्यूरो संबंधी समस्याएं आती हैं, उसमें फिजियोथेरेपी का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से एक्सीडेंट होने के बाद, हाथ पांव टूटने के बाद, इसकी हड्डी रोगों की या हड्डी की सर्जरी, जटिल सर्जरी होने के बाद भी फिजियोथेरेपी करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसी सब विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मधुलिका सेठिया। आप मीरा फिजियोथेरेपी सेंटर चलाती हैं। आपने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर से अपनी बैचलर डिग्री हासिल की है। उसके बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उन्होंने कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से हासिल की है। वे कई वर्षों से बहुत ही ख्यात चिकित्सकों के मार्गदर्शन में फिजियोथेरेपी का काम कर रही हैं और उनकी गिनती देश के बहुत ही सफल फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में होती है। डॉक्टर मधुलिका, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर मधुलिका, जैसा कि मैंने अपने नरेशन में कहा, मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहता हूं कि जो पुराने दौर की फिजियोथेरेपी थी, जिसमें हम वैक्स की एक सिकाई होती थी, मोम की एक बर्फ़ की सिकाई हो जाती थी, छोटी मोटी मालिश हो जाती थी, उससे हटकर अब जो आप आधुनिक फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, जिसमें खूब नई मशीनें आ गई हैं, नई तकनीक आ गई है, इन दोनों को किस तरह से आप इनका अंतर करते हैं? सर, असल में होता है था, पहले के ज़माने में हम थेरेपी को समझते थे कि सिकाई होगी, कुछ कसरत होगी, थोड़ी मसाज होगी, उसे ही हम फिजियोथेरेपी मानते थे। असल में फिजियोथेरेपी में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अब मैनुअल थेरेपी ने फिजियोथेरेपी को एक लीडिंग रोल दिया हुआ है। मैनुअल थेरेपी जिसमें हम मशीनों और सिकाई का इस्तेमाल कम करते हुए इंसान के शरीर पे, मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स पे ज़्यादा काम करते हैं, ताकि हमें लंबे समय तक आराम मिले, लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट मिले और परमानेंट क्योर की तरफ हम ध्यान ज़्यादा देना प्रेफर करते हैं। आजकल की फिजियोथेरेपी ने एडवांसमेंट्स के रूप में ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिक और एडवांस इक्विप्ड मशीन्स को ये ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक ये क्या है? मेरे लिए नए शब्द, मैं जानना चाहूँगा इस आपके बारे में। सर, ऑस्टियोपैथी असल में डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और जो भी आपका दर्द या तकलीफ़ या समस्या है, उसको जानने का, उसको समझने का एक नए तरीका का रूप है। ऑस्टियोपैथी अपने आप में एक फील्ड है जिसमें हम पेशेंट को परमानेंट ट्रीट कर सकते हैं। उनका ये कहना होता है, एक बॉडी यूनिट है, मतलब आप शरीर के अंगों को अलग अलग या हिस्सों को अलग नहीं कर सकते। जैसे वो एक यूनिट है, तो अगर आप किसी भी समस्या का इलाज कर रहे हो तो उसे एक मानते हुए करें। अगर आपको सपोज़ कंधे का दर्द है, फ्रोज़न शोल्डर या किसी भी वजह से आपको कंधे का दर्द है, तो आप कंधे का दर्द सिर्फ कंधे पे ध्यान रखते हुए इलाज नहीं करेंगे। आप उसके लिए देखेंगे पूरा शरीर विज्ञान को समझना पड़ेगा, पूरी एनाटॉमी को समझना पड़ेगा। हाँ, उसको समझना पड़ेगा। उसका मूल कारण क्या है, उसका की लीजन कहाँ से आ रहा है, वो जानना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम उसका डायग्नोसिस बनाएंगे और फिर हमारा ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। ये चीज़ हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती है, लंबे समय तक आराम देती है और वो जो बार बार दर्द रीअपियर होते हैं, उन समस्याओं को ख़त्म करती है। एक दूसरा शब्द आपने इस्तेमाल किया था, कायरोप्रैक्टिक। सर, कायरोप्रैक्टिक में हम बोन्स के अलाइनमेंट पे काम करते हैं। जैसे आपकी पूरी स्पाइन हो गई, आपके हाथ पैर के जोड़ हो गए सारे, उन सभी के अलाइनमेंट पे काम करेंगे। शरीर में किसी की जो रीढ़ की हड्डी है,
स्पाइन जिसको आप बोलते हो थोड़ी सी झुक रही है, टेढ़ी हो रही है, कंधा थोड़ा झुका हुआ है, हाँ तो सर, ये कायरोप्रैक्टिक में आ जाएगा। हाँ सर, हम उनकी बोन्स के अलाइनमेंट को जब सेट करते हैं तो वो कायरोप्रैक्टिक में आता है। जैसे हम व्हील अलाइनमेंट कार का कराते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हमें अपनी बॉडी का भी रेगुलर रिपेयर, रेगुलर अलाइनमेंट कराना चाहिए। एक फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात, अगर हम बैठ रहे हैं और हमारी कमर के नीचे हम जेब में पीछे बटुआ रख रहे हैं, उससे आपकी कमर का अलाइनमेंट चेंज होगा, हिप बोन का। वो अलाइनमेंट चेंज होने से आपकी कमर का भी चेंज होगा अलाइनमेंट, स्पाइन का भी अलाइनमेंट चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कमर से झुकाया तो पूरा इंसान झुक गया, आपकी बॉडी की सारी बोन्स उसे कॉम्पनसेट तो करेंगी, पर वो कॉम्पनसेशन कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट लंबे समय में देगा। तो हम उन बोन्स के अलाइनमेंट को अच्छा रखेंगे तो हमारी मसल्स, हमारी नर्व्स, हमारी सर्कुलेशन, ये सब की फंक्शनिंग अच्छी चलेगी। मशीनों का क्या इंपॉर्टेंस हो गया है? जैसे कि अब बहुत आधुनिक मशीनें आ गई हैं और हम अखबारों में भी पढ़ते हैं, विज्ञापनों में भी पढ़ते हैं कि अत्याधुनिक मशीनों से फिजियोथेरेपी की जाती है। ये अत्याधुनिक मशीन क्या है जो नई है और ख़ास तौर पे बहुत ही स्पेशल मशीन होती हैं जो आपके सेंटर में हैं, वो किस काम में आती हैं? सर असल में ऐसा हो गया कि आधुनिक से आधुनिक तकनीकें चीज़ों को हमें हेल्प कर देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूरो पेशेंट है तो न्यूरो पेशेंट में हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में क्या करेंगे, कहते हैं पैरालिसिस आया तो आधा शरीर चला गया, आधा शरीर काम नहीं कर रहा। अब शरीर काम नहीं कर रहा है, हम थेरेपी क्या कराते थे, उस शरीर की कराते थे, हम उसी हाथ पैर की थेरेपी कराते थे, पर वो शरीर का आधा भाग कमज़ोर हुआ है या वो काम नहीं कर रहा है। तो वो क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, वो उसे सिग्नल नहीं दे रहा है। तो अब ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन आपके ब्रेन के उसी हिस्से पे काम करेगा जो उस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सपोज़ हाथ उठाने के लिए हमारा हाथ नहीं उठ रहा है तो हम हाथ उठाने के लिए शरीर के इसी हाथ के मूवमेंट का ब्रेन यहाँ से सिग्नल देता है, तो हम यहीं पे स्टिमुलेशन देंगे और वो फंक्शन कराएंगे। एक मास्टरमाइंड यहाँ पर एक जो पूरे आपके शरीर को एक इंस्ट्रक्शन, एक निर्देश भेजता है कि अब आपको आंख बंद करनी है, अब आपको यहाँ से भागना है, अब आपको यहाँ से उठना है। तो वो जो मेन स्विच है आप उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, हम मेन स्विच को करेक्ट करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम उसे पहले स्टिमुलेशन देंगे, उसे ठीक करेंगे और साथ में फिर हाथ पैर की इसके लिए बहुत अच्छी मशीनें आ गई हैं। जी सर, एक ये हो गया, एक है हमारे पास बॉडी वेट सपोर्ट सिस्टम। उसमें पैरालिसिस वाला इंसान चल नहीं सकता, आप उसके पूरे भार को उठा के खुद तो चला नहीं सकते, तो वो मशीन पेशेंट के भार को उठाएगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट उसे कॉम्पनसेट करेगी, और फिर जब उसके साथ हम उनके पैरों के मूवमेंट कराएंगे तो जो पेशेंट अगर दोनों पैर उसके नहीं चलते हैं तो हम उसे आराम से चलाने की कोशिश कर सकते हैं, और जब वो खुद उनके सहारे से चलेगा तो वो खुद इंडिपेंडेंटली ज़्यादा जल्दी चल सकता है। और भी मशीन्स हैं सर, जैसे लेज़र हो गया। अब लेज़र में क्लास 4 वर्जन आ गया है, तो वो हमारे स्लिप डिस्क केसेस में, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के केसेस में, हड्डी खसक गई है, हड्डी घिस रही है, ये जो आपने ये जो L4 L5 में जो गैप हो जाता है, ये थोड़ी सी प्रेस हो जाती है, दब जाती है, ये मशीन जिसका आप जिक्र कर रही हैं, हाँ जी सर, ये लेजर तकनीक उसमें किस तरह से मदद करती है? क्योंकि मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि आज की तारीख में हर चौथा आदमी जो है वो कमर दर्द से परेशान है, और भारत में तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और विदेशों में तो बताते हैं कि हर दूसरा आदमी कमर दर्द से परेशान है, लेकिन भारत में भी अब हर चौथा आदमी कमर दर्द से परेशान है। और जिनके वजन ज़्यादा हैं या जो ओल्ड एज के लोग हो गए हैं वो बहुत ज़्यादा कमर दर्द से परेशान रहते हैं। तो क्या लेज़र तकनीक L4 L5 या उस सरप्रेस को जो दब रही है उसको ठीक कर देती है? सर असल में हम ये नहीं कहेंगे कि क्लास 4 लेज़र पूरा 100% उस चीज़ को ठीक कर देती है, क्योंकि उसके साथ हम कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, वो सारी चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं। पर हाँ, वो उसे हेल्प करती है ठीक करने में कि हम जो हमारी थेरेपी और हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम कायरोप्रैक्टिक से उस बोन को अलाइन कर रहे हैं, हम ऑस्टियोपैथी से वहाँ आए हुए मसल और टिश्यू और नर्व के चेंजेस को ठीक कर रहे हैं, तो उसी ड्यूरेशन में वहाँ जो इन्फ्लेमेशन हुई है, जो डिस्क बाहर निकली है, उसकी वजह से जो चेंजेस आए हैं, तो मैं थोड़ा सवाल बदल लेता हूँ, क्या कमर दर्द आपकी फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है? हाँ सर, मुझे इससे मतलब नहीं कि आप किस तरह से ठीक करेंगी, कायरोपैथी से करेंगी, ऑस्टियोपैथी से करेंगी। एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों को कमर दर्द है या स्पॉन्डाइलाइटिस के कारण गर्दन में दर्द है और गर्दन की वजह से उनके हाथ में दर्द है, क्या वे फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं? हाँ सर, यह फिजियोथेरेपी से 100% ठीक हो सकते हैं। ये आपका विश्वास है या ये सिर्फ फिजियोथेरेपी की मार्केटिंग है? नहीं सर, ये मेरा विश्वास है, हम रोज यही काम कर रहे होते हैं। लोग ठीक हुए हैं? हाँ सर, हमने काफ़ी पेशेंट्स ठीक किए हैं।
क्यों कहा जाता है कि एक बार कमर दर्द शुरू हो गया तो फिर ठीक नहीं होता है वो? सर असल में क्या होता है, हम कमर दर्द के असली कारण तक कभी पहुंचते ही नहीं हैं और हम ऊपरी इलाज या सुपरफिशियल थेरेपी कराते रहते हैं। हम अगर उसके असल कारण को ढूंढ के उसका क्या इलाज होता है वो करेंगे। असल कारण क्या होता है? सर असल कारण वो पेशेंट टू पेशेंट और पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, पर असल कारण अगर उसका बोन का है या डिस्क खसकना है, लिस्थियासिस है कि दो बोन आपस में एक दूसरे से शिफ्ट हो गई हैं या मसल्स वीक हो गई हैं, तो हम उन्हें उन सब पे काम करना ज़रूरी है। हम अगर इंडिया की बात करें तो काफ़ी हद तक ये कारण हमारी अर्गोनॉमिक्स डे टू डे लाइफस्टाइल से भी रिलेट करता है। तो हम जो हमारी देशी पद्धति है वो कमर को दर्द को बहुत बढ़ाती है। हम बैठ के पूजा करते हैं, हम इंडियन स्टाइल की टॉयलेट यूज़ करते हैं, हमको बैठकर खाना खाने की आदत होती है ज़मीन पर, और हम ज़मीन पर भजन में, पूजन में, कीर्तन में घंटों बैठे रहते हैं सत्संग में। हाँ। तो ये सब हमारी जो इंडियन स्टाइल्स हैं ये हमारे कमर दर्द को बढ़ाती है। हाँ सर, इंडियन स्टाइल, और दूसरा आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग, तो वर्किंग सिनेरियो में हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम हैबिट होती है कि हम 8 घंटे एक ही जगह पे बैठे हैं, या फिर अब जो लाइफस्टाइल आ गई है नई वाली जनरेशन के लिए, तो वो फ़ोन चलाएंगे, टीवी देखेंगे, तो अपना पोस्चर बिगाड़ के लेटे लेटे देखेंगे। हाँ, तो हम ढंग से अगर अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखेंगे और हम घंटों बैठे हैं, घंटों लेटे हैं और हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें कमर दर्द को ज़्यादा बढ़ाती है। क्योंकि जैसे अगर हमारे शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही कमर के लिए या बोन्स के लिए मूवमेंट ज़रूरी है। अगर हम मूवमेंट नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद वो रिस्ट्रिक्ट भी होंगी बोन्स और डिजनरेशन भी होंगी। चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि चूँकि एक न्यूरो बहुत बड़ी एक समस्या है, और न्यूरो के बाद जो न्यूरो के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि फिजियोथेरेपी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, या क्लॉट जम जाता है, या लकवा हो जाता है, या और भी दूसरी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो उसमें क्या स्पेशल ट्रीटमेंट आपको करना पड़ता है? सर असल में फिजियोथेरेपी की एक सेपरेट एंटिटी है न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी। जब हम न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी में मास्टर्स करते हैं या फर्दर उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें उसके एडवांस और डिफरेंट तरीके पता चलते हैं कि हम उसमें और क्या कर सकते हैं उन पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। पैरालिसिस के केस, फेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी, हेमीप्लीजिया, या बच्चों में ही हम न्यूरोलॉजिकल केसेस आजकल काफ़ी देख रहे हैं, तो उसमें हम न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन, इन सब का इस्तेमाल करते हैं और थेरेपी करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके साथ काम करना किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत ही कठिन भी होता है और चुनौतीपूर्ण भी होता है। एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उन बच्चों में एक तो देर से रिजल्ट्स आते हैं, आपको धैर्य रखना पड़ता है, बच्चे को भी बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, वो भी बहुत अनुशासित नहीं होता है, तो पेरेंट्स को, फिजियोथेरेपिस्ट को, दोनों को धैर्य रखना है। और उसके लिए क्या स्पेशल स्ट्रेटजी आप बनाती है अगर कोई इस तरह का बच्चा आपके पास आता है जो स्पेशल चाइल्ड है या मानसिक रूप से जो विकलांग है? सर हमारे पास पीडियाट्रिक थेरेपिस्ट की एक अलग यूनिट, एक अलग फील्ड है। उसी फील्ड में ट्रेंड हम थेरेपिस्ट हैं। हम उन्हीं थेरेपिस्ट के ज़रिए उन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बच्चों के लिए बनाते हैं। उस बच्चे की जो भी कंडीशन है उसके लिए हम प्रॉपर असेसमेंट यूज़ करते हैं। आजकल तो बहुत नई नई स्केल्स और टूल्स आ गए हैं जिसके ज़रिए हम उन बच्चों का पूरा असेसमेंट करने के बाद बताते हैं कि अब हमें किस तरह से और किस रास्ते पे चलते हुए उन्हें बहुत जल्दी रिजल्ट्स देने हैं। उसमें यूज़ आती है हमारी एनडीटी, सेंसरी इंटीग्रेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी और ब्रेन स्टिमुलेशन, जो हम अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। ये जो एक्सीडेंटल केस होते हैं या जिनकी हड्डियां टूट जाती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उनको प्लास्टर कटने के बाद या सर्जरी जब उनकी के समय हो जाता है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते जो भी डॉक्टर सजेस्ट करे, उसके बाद फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा योगदान बताया जाता है कि अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे तो आपका हाथ इससे ज़्यादा नहीं उठ पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं उठ पाएगा, इस तरह की बातें भी कही जाती हैं। तो इसमें आप लोगों की क्या भूमिका रहती है? सर असल में क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट इंजरी केसेस में मसल के फंक्शंस बिगड़ जाते हैं, तो हम सबसे पहले तो उसके फंक्शन को रीस्टोर करते हैं। फिर जो भी मांसपेशियों में चोट आई है या जो भी बोन्स और जॉइंट्स के इम्बैलेंसेस हुए हैं उनको सही करते हैं, और फिर हम मसल की वापस ट्रेनिंग, वो तो डॉक्टर ने सुधार दिया, उसको जोड़ दिया, आप सही कैसे करते हैं? सर डॉक्टर ने बोन्स को या जॉइंट्स को जोड़ा है और वापस सपोज पोस्ट इंजरी में तो हम उसे सही कर सकते हैं, पर पोस्ट ऑपरेटिव में डॉक्टर उसे जोड़ चुका है, मसल्स को सही कर चुका है। पर अगर ऑपरेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं स्टिचेस तो आएंगे,
ओपन तो हुआ होगा कहीं ना कहीं मसल से, तो वो मसल्स अपने फंक्शन भूल जाती है या कह लो डिस्टर्ब हो जाते हैं उस मसल के फंक्शन। तो हम मसल की रीट्रेनिंग करते हैं, उस मसल्स के वापस फंक्शन को रीस्टोर करके उसको स्ट्रेंथन करके वापस से उसके रेंज या मूवमेंट को रीगेन करते हैं। मसल्स का भी अपना माइंड होता है, जी सर। उसको गाइड करना पड़ता है, उसको मसल्स का डायरेक्शन माइंड, देना पड़ती हाँ है। सर, मसल्स का माइंड कनेक्ट तो ब्रेन से होता है, पर अगर आप मसल को कंटिन्यूस सिग्नल नहीं देंगे कि आपका फंक्शन क्या है या आपकी इतनी स्ट्रेंथ है, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी। अगर मैं किसी मसल को लंबे समय तक यूज़ ना करूं या किसी और डिसऑर्डर की वजह से वो अपना 100% फंक्शन नहीं दे पा रही है, तो वो जितना फंक्शन दे पा रही है उसकी वही आदत हो जाती है कि वो उतनी स्ट्रेंथ से काम करे। तो हमें मसल को वापस स्ट्रेंथ करके उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है कि जो आपकी ऑप्टिमम लिमिट थी आप उतना काम करें और वापस से फंक्शन अच्छे से करने लगे। चूँकि 14 तारीख को 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे था, विश्व मधुमेह दिवस, और डायबिटिक के जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक शोल्डर फ्रोजन की बीमारी होना या उनके पैरों में बहुत सूजन आ जाना और उस वजह से उनके पैर ठीक से, उन मरीजों के पैर उठ नहीं पाते, उनको जीने चढ़ने में तकलीफ आती है, तो इस तरह के मरीज भी आपके पास आते होंगे। हाँ सर। क्या अनुभव रहा है आपका उनको लेकर? सर अनुभव ये रहा है कि हमारे देश की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ये पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल को इतना आसानी से चेंज नहीं करते हैं और वो जब आते हैं तो थोड़ा लेट आते हैं, पर फिर भी हम तब उसमें तक मामला कोशिश करते बिगड़ हैं। चुका होता है। सर काफ़ी क्रॉनिक हो चुका होता है, ये कह सकते हैं। पर इसमें हमारी भूमिका ये रहती है कि अगर उनके पैर सूज रहे हैं या फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादातर सर्कुलेशन उसका प्रॉब्लम होता है। तो फिजियोथेरेपी से ज़्यादा इसमें मैंने ऑस्टियोपैथी का लाभ ज़्यादा देखा है। हम सर्कुलेशन को लिम्फेटिक थेरेपी से काफ़ी अच्छे से ठीक कर सकते हैं। उसमें एक मशीन होती है न्यूमेटिक कंप्रेशन, उसका भी हम काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। ये जो शोल्डर फ्रोजन के पेशेंट्स होते हैं या दूसरे पेशेंट होते हैं, जब ये आप, मैंने देखा है 1-2 सेंटर में, जब आप इनकी एक्सरसाइज करवाते हैं तो बहुत ज़ोर से ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इनको बहुत दर्द होता है। उनको किस तरह से आप हैंडल करते हैं? क्योंकि वो सहयोग नहीं करता है, बुजुर्ग पेशेंट सहयोग नहीं करते हैं, उनका हाथ ही नहीं उठ रहा होता है, दर्द बहुत हो रहा होता है, तो कैसे आप कोऑपरेट उनसे उपयोग में लेते हैं उन्हें? सर असल में इतना दर्द अब नहीं होता क्योंकि वे ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो गया है। पहले के टाइम पे हम जब मोबिलाइज करते थे तो हम उसे एक्सट्रीम लिमिट तक ले जाके ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपी मेथड्स से करते थे, तो उसमें दर्द काफ़ी होता था। अब हम फिजियोथेरेपी और इन सब का जो एडवांस ट्रीटमेंट उनका मिक्सचर करते हैं, तो हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि पेशेंट का पेन कंट्रोल हो। 50% पेन कंट्रोल पे वो आ जाता है, और जब हम ट्रीटमेंट डे 1 पे भी मैनुअल थेरेपी के साथ स्टार्ट करते हैं तो ये ध्यान रखते हुए करते हैं कि पेशेंट का पेन लिमिट क्रॉस नहीं करते हुए हम उसको रेंज दें, जो कि हम दे पाते हैं क्योंकि हम शोल्डर एक जॉइंट से नहीं बना है, शोल्डर में मल्टीपल आसपास के जॉइंट इन्वॉल्व है, तो हम सबका ख्याल करते हुए उनके मूवमेंट्स लेकर आते हैं। 2 तरह के पेशेंट आपके पास आते होंगे। एक तो डायरेक्ट पेशेंट्स आपके पास आ जाता है कि मुझे कमर में दर्द है, मुझे ये परेशानी, मैं फिजियोथेरेपी कराना चाहता हूँ, और एक पेशेंट्स वो आपके पास आते हैं जो डॉक्टर द्वारा आपके पास भेजे जाते हैं। क्या बेहतर होता है, डॉक्टर के कोऑर्डिनेशन के साथ फिजियोथेरेपी करना चाहिए या डायरेक्ट भी आपके पास आए तो आप करवा सकते हैं? सर पेशेंट डायरेक्ट भी आए तो हम करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। डॉक्टर की सलाह की कोई जरूरत नहीं है? सर हर पेशेंट को नहीं है, मतलब अगर वो मैकेनिकल पेन है तो उसका इलाज थेरेपी है, पर हाँ अगर उसके साथ कुछ और चीज़ें इन्वॉल्व है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन उसके पीछे का कारण या कोई डिजेनरेटिव कॉजेज़ हैं, तो उसमें अगर डॉक्टर की सलाह ली जाए तो वो बेहतर रहता है और उसके साथ में थेरेपी करनी चाहिए। डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज करानी चाहिए, खासतौर पर गठिया के जो डॉक्टर होते हैं या जो ऑर्थोपेडिक्स के जो डॉक्टर होते हैं या न्यूरो के डॉक्टर होते हैं, वो आपको बताते हैं कि हमारे पेशेंट को ये आपको एक्सरसाइज कराना पड़ेगी, या आप खुद अपने स्तर पर तय करते हैं? सर हम अपने स्तर पे खुद ही तय करते हैं, क्योंकि पेशेंट की जो भी बॉडी है उसके हिसाब से हम टेलर मेड प्रोग्राम बना के उसको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं जो भी उसकी ज़रूरत है। सलाह, उस डॉक्टर से कोऑर्डिनेशन रहता है आपका? सर मोस्टली तो नहीं रहता, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट ऐसे आते हैं, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने थेरेपी लिखा है, करवाना है, तो हम पेशेंट के हिसाब से फिर थेरेपी का प्रोटोकॉल पूरा डिसाइड करते हैं। क्योंकि अभी 2 साल से हम कोरोना से जूझ रहे हैं और लगभग हर घर में कोरोना के लोग हुए हैं। पोस्ट कोरोना के बाद के आपके पास किस तरह के मरीज बड़े हैं आने वाले, और आपका अनुभव क्या है?
सर कोरोना के बाद ज़्यादातर लोगों को एक तो फेशियल पाल्सी के केसेस बहुत ज़्यादा देखने मिले हैं, बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी के केसेस जिनका बहुत आने। मुंह सुबह सुबह हाँ, घूमने तो हाँ, ठंड की वजह से आधा- टेढ़ा हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी। तो ये चीज़ कोरोना के साथ हमें ज़्यादा देखने मिली है। अदर देन जो मोस्ट कॉमन कॉज है लंग अफेक्ट होना, तो लंग की वजह से ब्रीदिंग इफेक्ट हो गई है, हमें लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी या हमारी सांस भर रनिंग आती है। कैपेसिटी, सांस जल्दी भरना, ये सब की समस्याएं आ रही है। पहले से हमारा ये एंड्योरेंस लंग्स अब वाले कम हो मामले में गया है। फिजियोथेरेपी का क्या इस लेना वजह से। देना? लंग्स में वो तो प्राणायाम है उसके लिए, तो या सीटी बजाना है, सैक्सोफोन बजाना है, उसमें भी फिजियोथेरेपी काम करती है क्या लंग्स के मामले में हाँ भी? सर, लंग्स के मामले में वो कैसे? मैं फिजियोथेरेपी समझना चाहता हूँ। सर उसके लिए सेपरेट एक एंटिटी होती है, कार्डियक यूनिट। कार्डियक थेरेपिस्ट जो होते हैं, कार्डियो फिजियोथेरेपिस्ट, वो उसमें आपके थोरैक्स और आपके चेस्ट पे काम करते हैं। वो उनके एक्सपेंशन को बढ़ाते हैं, जो कि आप वो बार बार नॉर्मल पीठ पैराइम थपथपाते हैं जोर जोर से, उसमें सर वो जब एक कोरोना हिस्सा के है। मरीज थी तब करते जी थे। सर, वो एक हिस्सा है। उसे हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ सेक्रीशन क्लियर करने में या अंदर जमा हुआ कफ और इन्फेक्शन को क्लियर करने में मदद करता है। पर उसके साथ हम जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो आपके लंग एक्सपेंशन को बढ़ाती है। जब आप अपने एब्डोमेंस का यूज़ करवाते हैं पेशेंट को, जो कि वीक हो गए हैं पोस्ट कोविड, काफ़ी लोगों में देखने मिला है कि एब्डोमिनल्स वीक हो गए हैं। तो एब्डोमिनल्स जो हैं, आपके डायफ्राम जो है, वो आपकी चीफ ब्रीदिंग मसल है। आप उसको ध्यान देते हुए उस पर स्ट्रेंथनिंग करा के फिर ब्रीदिंग एनकरेज करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग बढ़ेगी। अगर आपका ब्रीदिंग एंड्योरेंस और कैपेसिटी बढ़ता है तो सांस फूलने की समस्या भी कम हो जाती है। तो ये क्या जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है और हमारा जो इन दोनों आधुनिक खासतौर पर यंग जनरेशन का जो खान पान है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, फास्ट फूड जिस तरह से वो खा रहे हैं, और या जो उनकी जीवन शैली है, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, इन सब से क्या एक हमारा जो शरीर है वो इन सब की वजह से ख़राब हो रहा है, या इन सब की वजह से वो कमज़ोर हो रहा है और उसकी वजह से फिजियोथेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लग गई? सर सेडेंट्री लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है ये आजकल की जनरेशन के लिए। ये सब एक मेल जोल वाली चीज़ है। आपने फूड और डाइटरी लाइफस्टाइल बिगाड़ दी है, आपने मूवमेंट कम कर दिया है, आपने ऑफिस आवर्स में बैठ बैठ के सिटिंग बढ़ा ली है, स्क्रीन टाइम बढ़ा लिया है। तो ये सब मिला जुला के आपके बोन्स को, आपके पोस्चर को, आपके विसरल ऑर्गन्स या स्टमक को, आपकी हेल्दी लाइफ को कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर रहे हैं। और उसी की वजह से हमें देखने मिल रहा है कि बहुत जल्दी घुटने की समस्या आना, बहुत जल्दी कमर के दर्द आना, सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, कहीं पोस्चर कॉम्पनसेट हो गया है। जिमिंग एक ऐड कर रही हैं इस चीज़ को कि जिम की वजह से भी काफ़ी लोग अप्रोप्रिएट बॉडी नहीं होती है और वो एक्सेसिव जिमिंग कर रहे हैं, तो उसमें डिस्क समस्या काफ़ी बढ़ गई है। तो ये सब देखने मुझे मिल कमर रहा का है। दर्द जिमिंग करते हुए हुआ। जी सर, तो उसका मतलब ये हुआ कि जब आप जिम कर रहे थे, आपने जो भी एक्टिविटी की होगा जिमिंग में, उस टाइम आपकी जो मसल्स काम करनी चाहिए थी वो अप्रोप्रिएट नहीं कर रही थी। जब वो काम नहीं कर रही थी तो पीछे जो बोन्स है आपकी वर्टिब्रल बोन्स, उन पे एक्सेसिव प्रेशर आया और कहीं ना कहीं कुछ डिस्क प्रॉब्लम या कह लो लंबर प्रॉब्लम, हाँ जी सर, वो लंबर प्रॉब्लम जनरेट हो गई क्योंकि बोन्स अपना 100% नहीं दे पाई मसल्स के साथ कोऑर्डिनेशन में। तो हमारे लिए ये ज़रूरी था कि हमें देखना चाहिए कि पहले हमारी मसल्स काम कर पहले रही ये थी। कहा जाता था कि रनिंग और स्विमिंग, तैराकी और दौड़ना, ये फिजियोथेरेपी के हिसाब से सबसे अच्छी है। 2 काम कर लीजिए, आपका काम ठीक हो जाएगा। और आप अगर तैरना जानते हैं तो फिर तो आपकी पूरी सारी मसल्स वगैरह की एक्सरसाइज हो जाती थी और फिजियोथेरेपी को का ही रूप उसको माना गया था। लेकिन अब फिजियोथेरेपी आ गई है बहुत, जैसा कि आपने बताया मशीनों के बारे में, और बहुत सारा उसका संदर्भ बहुत व्यापक बढ़ गया है। तो क्या ये इतनी महंगी भी हो गई है? हाँ सर, उतनी ही महंगी हो गई हैं, उतनी ही स्पेशलाइज्ड हो गई है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ वो हमें ज़्यादा जल्दी असर देगी तो वो उतना ही कॉस्ट में चेंजेस ला के देगी। प्लस स्विमिंग और रनिंग की हम अगर बात करें तो सर दौड़ना और स्विमिंग करना अपने आप में बहुत अच्छी कार्डियो एक्सरसाइजेस हैं। पर अगर बॉडी अप्रोप्रिएट नहीं है, सपोज़ आपने कहा आपको L4 L5 का प्रॉब्लम था, उसमें कुछ लॉक हुआ, अब ऐसे केस में अगर आपको प्रॉब्लम आ चुका है तो हम उसे ठीक किए बिना दौड़ना या स्विमिंग रेगुलर रूटीन में चालू तो नहीं कर सकते। जो उसका मूल कारण है हम उसे तो हटाना पड़ेगा, तब जाके हम एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। कुछ नस दब जाती है, वो फिजियोथेरेपी से उसको हटाना पड़ेगा, हाँ उसको सर, उभारना पड़ेगा। हाँ। और इसके अलावा फिजियोथेरेपी क्या
चूँकि आजकल मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारी बात हो रही है, लोग डिप्रेशन में हैं, लोग बहुत एग्रेशन में आ जाते जी हैं, सर। चिड़चिड़ाहट लोगों में, जल्दी झगड़ने लगते हैं, खासकर पति पत्नी बहुत जल्दी झगड़ने लगते हैं। तो इसके लिए भी कुछ फिजियोथेरेपी काम करती है मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए? सर फिजियोथेरेपी में एक साइकोलॉजिकल ये एस्पेक्ट भी ऐड हो चुका है कि बिहेवियरल कोर्सेज होते हैं, काफ़ी सारे फिजियोथेरेपिस्ट जो करते हैं, वो बिहेवियरल काउंसलिंग का एक पार्ट होता है कि आप अपने पेशेंट को किस तरह से पढ़ाएं, बताएं या उन्हें समझाएं कि वो अपने डेली रूटीन में या अपने इस नेचर को कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी एक फिजियोथेरेपिस्ट आराम से कर सकता है और उसके साथ आपको खुद जज करने को आएगा कि आप अपने पेशेंट को बेहतर किस तरह से समझा सकते हैं। बिहेवियरल काउंसलिंग करके उनके डिप्रेशन, उनके इरिटेशन को आप कम कर सकते हैं। फिर आप अपनी थेरेपी उसके साथ ऐड करें। फिजियोथेरेपी जो है वो एक लंबा प्रोसेस है, जी सर। रोज़ जाना पड़ता है, नियम से जाना पड़ता है, आपको 1 घंटा 1.5 घंटा जितना ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट वो देना पड़ती है। तो कई बार लोग उकता भी जाते होंगे आपके पेशेंट्स की कब तक ये चलेगा। रिजल्ट्स भी बहुत धीरे धीरे आते हैं। एकदम आपने आज फिजियोथेरेपी की और शोल्डर फ्रोजन वाला पहले दिन बनियान नहीं पहन लेता, उसको बनियान पहनने में 15 दिन लगते हैं। तो उसका धैर्य बनाए रखना और उसको हिम्मत देते रहना, ये भी फिजियोथेरेपिस्ट को एक प्रैक्टिस करना पड़ती होगी। सर बीइंग इनटू मेडिकल फील्ड, धैर्य बनाना या पेशेंस रखना तो पार्ट हो जाता है हमारे लिए। पर अगर हम बात करें आज की थेरेपी की, तो पहले फिजियोथेरेपी अगर फ्रोजन शोल्डर में 1 महीने में रेगुलर थेरेपी से असर दिखाती थी, तो अब वही वो 5 से 10 दिन में असर दिखाने लगी है। हम ये नहीं कहेंगे कि 5 दिन में फ्रोजन शोल्डर पूरा ठीक हो जाएगा, पर जो चीज़ हम महीने भर में करके देते थे वो हम अब 1 हफ्ते में करके देते हैं विथ एडवांस्ड थेरेपीज़। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मधुलिका। जिस तरह से मीराबाई ने जहर पी लिया था, राणा की जो वो मीराबाई थी, उन्होंने कृष्ण के प्यार में, उसी तरह से जिस तरह से शिव ने जहर पी लिया था, विषपान किया था जब हलाहल निकला था समुद्र मंथन में, तो वैसे ही डॉक्टर मधुलिका का जो सेंटर है मीरा सेंटर, वो इसी नाम से है कि मरीज का दर्द रूपी जहर फिजियोथेरेपिस्ट को पीना है और मरीज को अमृत रूपी तनाव रहित, दर्द रहित जीवन देना है। तो ये जहर और अमृत का बीच संतुलन स्थापित करने का काम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एक फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।